आवाज नहीं आ रही थी। आइए आइए। सो गुड आफ्टरनून गाइस। आवाज वगैरह आ रही ठीक? टमाटर की पूर्वज प्रजाति का नाम है सोलेनम, नहीं लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम वैरायटी, सेरेसिफोर्मी चेरी टमाटर कहते हैं। आलू की पूर्वज प्रजाति का नाम है सोलेनम स्टेनोटोनम। क्या नाम था? सोलेनम स्टेनोटोनम। ऐसा हम बात कर रहे थे। टमाटर के अंदर हमने बहुरोग प्रतिरोधी कुछ किस्में पढ़ी थी, जैसे कि अर्का विशेष, अर्का अपेक्षा, अर्का रक्षक, अर्का अभेद, अर्का सम्राट। कुछ बैक्टीरियल विल्ट प्रतिरोधी भी थी, अर्का आभा, अर्का आलोक, अर्का अभिजीत, अर्का श्रेष्ठ, सोनाली वगैरह। इसके अलावा कुछ किस्में ऐसी थी जो ट्रांसजेनिक है, जैसे एंडलेस समर एंड फ्लेवर सेवर। निमेटोड प्रतिरोधी थी पूसा 120 एंड हिसार ललित, ठीक है। और उत्परिवर्तित किस्में थी, सिलेक्शन 12 है आपका, मरुथन है, पूसा लाल मरुति, ऐसे करके थी। अमेरिका से रोमा आई, टिकटॉक यानी टिकटॉक चलाया, मनी मेकर पैसे कमाए, और बेस्ट ऑफ ऑल ये सभी। और भी थी एक वैरायटी, कौन सी? मार्क ग्लोब। अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्में थी कि रूबी ने या फिर दिव्या ने रूबी को उपहार दिया तो विकास हुआ, ठीक है। ये किस्में अनिर्धारित वृद्धि वाली पूछी जा सकती। 50 ppm पीसीपीए का छिड़काव करने से कम और अधिक तापमान में भी फ्रूट सेटिंग होती है उसमें, ऐसा थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। हमने कीट वगैरह रोग वगैरह भी पढ़े थे, जो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। फिर हमने आलू के अंदर सीड प्लॉट टेक्निक पढ़ी थी, सीड प्लॉट टेक्निक डॉक्टर पुष्कर नाथ, और ट्रू पोटैटो सीड बाय डॉक्टर रामानुजन, ठीक है। ऐसा हमने पढ़ लिया था। कंद बनने के लिए तापमान चाहिए लो टेम्परेचर और शॉर्ट डे। फूल बनने के लिए जो है लो टेम्परेचर और लॉन्ग डे चाहिए, ठीक है, एल। रोग भी हमने इसमें बहुत सारे पढ़े थे। अर्ली ब्लाइट, नहीं, हाँ, अगेती अंगमारी पढ़ी थी, अल्टरनेरिया सोलेनाई। पछेती अंगमारी हमने पढ़ी थी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। वर्ट रोग पढ़ा था, सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम, इस फंगस का नाम था, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया तक कन्फाइंड था, दार्जिलिंग हिल्स तक, ठीक है। साउथ इंडिया में जो नीलगिरी हिल्स तक बीमारी है उसका नाम गोल्डन सिस्ट निमेटोड है, ग्लोबोडेरा रोस्टो चाइनेंसिस। क्या नाम था? ग्लोबोडेरा। और उसमें कीट लगता है पोटैटो ट्यूबर मॉथ, जिसे हम लोग कहते हैं थोरिमिया ओपरकुलेला। क्या कहते हैं? थोरिमिया ओपर। बस ये खास खास बातें होगी। उसकी एक वैरायटी थी बेटा कुफरी मणिक, जो कि इसकी फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वैरायटी थी, और जिसको हमने क्या कर रखा था, एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड और माइक्रो न्यूट्रिएंट इनरिच्ड कर रखा था, है क्या नहीं? ऐसे। तो आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज की जो फसल हम पढ़ेंगे उसका क्या नाम है? बैंगन। क्या है? बैंगन। बैंगन एक अच्छी क्रॉप है हिंदुस्तान के लिए। इसको हम कई बार, बैंगन का बेसिक डेटा बिल्कुल आप लोग जानते हैं, उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, जो बैंगन है उसे कहते हैं सोलेनम मेलोंजिना। क्या कहते हैं? सोलेनम मेलोंजिना या मेलोंजिना। कुल क्या होता है इसके फैमिली? तो फैमिली होती है सोलेनेसी। और गुणसूत्र संख्या क्या है? तो बेटा गुणसूत्र संख्या इसके अंदर है 24। और इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कहां पर है? वो है आपका भारत, है क्या नहीं? तो भारत ही इसका ओरिजिन है। और इसका फ्रूट टाइप भी पूछे तो भी वो क्या है? बेरी। फ्रूट टाइप क्या है? बेरी या फिर सरस, ठीक है। बाद में लिख लेना, अब एक दो काम की चीजें पर डिस्कस करेंगे, लिख लेना फटाफट लास्ट में। अरे लास्ट में लिख लेना, बस ये एक बार याद कर लो, बाकी कुछ खास नहीं, लास्ट में लिखा दूंगा मैं। फटाफट फटाफट हम लिख लेंगे, पुराना किसी का छूटा तो नहीं है। अब एग्जाम में देखो आजकल प्रश्न क्या ट्रेंडिंग आ रहा है, इसके अदर नेम क्या है? यहां से प्रश्न डब्ल्यू उत्तराखंड के पेपर में आ रखा है। इसको हम लोग एक प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका एक नाम तो है एक प्लांट, ठीक है, अंडे जैसा एक प्लांट। ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में एक प्लांट और एबरजीन या ओबरगाइन, क्या है? ओबरगाइन। तो ये दो ही नाम इसके फेमस है। ओबरगाइन एक फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है, तो इसका मतलब ही जो है बैंगन है। तो ये दो नाम काम के हैं, एक तो एक प्लांट है और एक ओबरगाइन या एबरजीन। अभी प्रश्न आ रखा है उसमें कि किस प्लांट को हम लोग डब्ल्यू के पेपर में उत्तराखंड में, कि भाई एक प्लांट हम लोग किसको कहते हैं? तो एक प्लांट ब्रिंजल को कह रहे, कोई नई बात नहीं। ये भारत की राष्ट्रीय सब्जी भी, भारत की क्या है? राष्ट्रीय सब्जी। और इसे हम लोग गरीब का दोस्त नहीं, गरीब की सब्जी कह रहे थे। कह रहे थे नहीं कह रहे थे? हमने पहले पढ़ा नहीं होगा, कोई बात नहीं। गरीब की सब्जी, गरीब की काफी चीजें हमने पढ़ी हुई। देखो, गरीब का मतलब ये है कि हर आदमी तक अप्रोच, सस्ता है, सस्ता सुंदर।
तो बैंगन का भाव इतने नहीं जाते कभी 200-150 रुपए किलो जनरली, टमाटर के जरूर चले। गरीब का संतरा टमाटर है, गरीब का फल बेर है, गरीब का सेब अमरूद है, और गरीब की सब्जी क्या है, और गरीब का दोस्त क्या है, आलू। तो ये कुछ गरीब गरीब की बातें हैं जो तुम ध्यान रख सकते हो। हालांकि गरीब अमीर ऐसी कोई बात है नहीं, गरीब अमीर क्या ही होता है, कुछ नहीं। अब हम थोड़ा सा एडवांस में कुछ स्पीसीज आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि डब्ल्यू के अंदर कुछ स्पीसीज पूछे जाने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो कुछ इसकी इंपोर्टेंट प्रजातियां देखो कौन कौन से। तो इसकी जो इंपोर्टेंट स्पीसीज है स्टूडेंट, स्पीसीज प्रजातियां, महत्वपूर्ण प्रजातियां, जैसे ये जो बैंगन है, इस बैंगन की एक पूर्वज प्रजाति है, क्या है, पूर्वज, यानी कि बैंगन बना उससे पहले ये प्रजाति थी, उससे ये बना है, ठीक है ना। उसे हम कह रहे हैं सोलेनम इनकानम। क्या कह रहे हैं, सोलेनम इनकानम। ये तो पूर्वज हमें याद रखने, 7-8 सब्जियों की है खास खास, तो ये पूर्वज हमें याद रखने, क्योंकि ये भी आजकल ट्रेंडिंग ही है, पूर्वज पूछा जाना नई बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो बैंगन की पूर्वज प्रजाति है सोलेनम इनकानम। आलू की है सोलेनम सेनोटोनम, क्या था, सोलेनम सेनोटोनम। और टमाटर की थी लाइकोपर्सिकॉन सेरेसिफॉर्म। एक प्रजाति ऐसी है देखो, टमाटर की मुख्य बीमारी, इसकी बैंगन की मुख्य बीमारी कौन सी है, लिटिल लीफ। तो एक ऐसी प्रजाति है जो लिटिल लीफ इम्यून है ना, लिटिल लीफ इम्यून। लिटिल लीफ इम्यून प्रजाति का मतलब प्रतिरक्षित है, प्रतिरक्षित, प्रतिरक्षित। हम कई बार इसका मतलब संवेदनशील समझ लेते हैं, तो प्रतिरक्षित में मैंने भी समझ लिया था पहले। प्रतिरक्षित का मतलब ये इसके अंदर बीमारी का प्रकोप कम होता है, इसके अंदर ये बीमारी कम लगती है, यानी कि प्रतिरक्षित है ये अपने आप में। उसका नाम है सोलेनम ओरिकुलेटम। क्या नाम है, सोलेनम ओरिकुलेटम, याद रखना क्या है, सोलेनम ओरिकुलेटम, सही नहीं है ऐसा। एक और है जो लिटिल लीफ रेजिस्टेंट है, प्रतिरोधी है, ठीक है ना। लिटिल लीफ, लिटिल लीफ प्रतिरोधी मतलब रेजिस्टेंट, तो प्रतिरोधी भी पूछ सकते हैं, और इम्यून का भी शब्द का ध्यान रख लेना, बाकी कोई नई बात नहीं। ये प्रश्न पूछा गया है बिल्कुल, अभी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में पूछा गया है, ये भी ARO AARO में आए हुए प्रश्न सारे एक साथ, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा जो एक्टिव रह करके ध्यान रखना है। तो लिटिल लीफ की प्रॉब्लम इसके अंदर बिल्कुल होती ही नहीं है। उसका नाम है सोलेनम सिसिम्ब्रीफोलियम। क्या नाम है, सोलेनम सिसिम्ब्रीफोलियम। कैसे याद रखोगे, सिसिम्ब्रीफोलियम, सोलेनम सिसिम्ब्रीफोलियम, ठीक है ना, ऐसे सिसिम्ब्रीफोलियम। तो ऐसे करके एक और थी पिम्पिनेलिफोलियम, करंट टोमेटो बोलते हैं उसको, लाइकोपर्सिकॉन पिम्पिनेलिफोलियम, करंट टोमेटो, जिसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, ऐसा भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था। वो एक संकरण वाली वेरायटी थी, उसका नाम था पूछा रेड प्लम, जो लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम और लाइकोपर्सिकॉन पिम्पिनेलिफोलियम का क्रॉस था। और यहाँ पे क्या नाम है इसका, सिसिम्ब्रीफोलियम। क्या है, ज्यादा लोड भी नहीं लेना, बहुत 4 प्रजातियां बस। अब एक चीज और, कुछ प्रजातियां और मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, इसका जो मुख्य कीट है वो कौन सा बताओ, तना व फल छेदक। इसकी जो मेन बीमारी है वो है तना और फल छेदक टमाटर की। तो तना व फल छेदक प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है, छल, छल नहीं फल, फल छेदक प्रतिरोधी, ठीक है। फल छेदक पर शूट एंड फ्रूट बोरर रेजिस्टेंट, इस कीट के बारे में पढ़े। इस कीट का नाम बताओ देखे कोई, टमाटर का, इसका बैंगन का मुख्य कीट क्या है, तना और फल छेदक, शूट और फ्रूट बोरर। इसका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस। क्या होता है, बार बार पढ़ना याद हो जाए, कोई नई बात नहीं। उसका प्रजाति का नाम है सोलेनम खासिएनम। कैसे याद रखोगे, सोलेनम खासिएनम। तो कीड़ा है तो खा जाएगा, ऐसे याद रखना भाई, ये कीट है तो ये बैंगन को क्या करता है, खाता है, तो खासिएनम याद रख सकते क्या, ये बैंगन को खाता है तो खासिएनम, क्या याद रखोगे, खासिएनम। एक प्रजाति और बताने की इच्छा हो रही है, ठीक है, वो हमेशा बताते हैं ज्यादातर, तो तुम लोग भी उसका ध्यान रखना। उस प्रजाति का नाम है सोलेनम टोरम। क्या है, टोरम या टोरम बोल दो, एक ही बात है, टोरम टोरवम। ये प्रजाति सोलेनेसी कुल में ज्यादातर फसलों में मूल व्रंत के रूप में काम में ली जाती है। मूल व्रंत हेतु, मूल व्रंत हेतु भी किसमें, टमाटर और बैंगन दोनों में, टमाटर व बैंगन के अंदर, टमाटर व बैंगन। भाई आजकल जो नया कॉन्सेप्ट चल रहा है वो चल रहा है वेजिटेबल ब्रीडिंग। तुम देखो वेजिटेबल ब्रीडिंग का मतलब वेजिटेबल ग्राफ्टिंग भी चल रहा है, सब्जियों की, जैसे फलों की ग्राफ्टिंग नहीं करते, दो को चिपका देते हैं,
रूट स्टॉक और साइन को। ऐसे हम सब्जियों के अंदर भी ग्राफ्टिंग करते हैं, जैसे टमाटर का रूट स्टॉक ले सकते हैं कोई जंगली प्रजाति, उसके ऊपर बैंगन की करते। तो वेजिटेबल ग्राफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो जब आप लोग टमाटर और बैंगन के केस में किसी एक में भी ग्राफ्टिंग जब कर रहे हो, तो मूल ग्रंथ क्या काम में ले रहे हो, सोलेनम टोरम ले रहे हो। इसकी खासियत है बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट है। ये क्या है, बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट, यानी इसके अंदर ये बीमारी नहीं लगती है, बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट है, ध्यान रखना। अब ध्यान देना, ये प्रश्न तो आया हुआ एसीएफ के पेपर में, ठीक है। एसीएफ के पेपर में क्या प्रश्न आया, वही लैंग्वेज में यहाँ लिखिए कि टमाटर की कौन सी ऐसी प्रजाति है, या फिर टमाटर की, मतलब यूं याद रखना कि सोलेनम टोरम, सोलेनम जीनस की एक ऐसी प्रजाति है जिसको टमाटर और बैंगन के लिए ग्राफ्टिंग के समय मूलवंत के रूप में काम में लिया जाता है। इसकी विशेषता है, तो इसे नीचे अलग अलग रोग दे रखे होंगे कि इसमें लीफ कल वायरस नहीं लगता है, इसमें ये नहीं लगता, तो कौन सी बीमारी नहीं लगती इसमें, बैक्टीरियल विल्ट, स्यूडोमोनास सोलेनोसिरम। क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ ये दो तीन चीजें आई हुई है, ये प्रश्न भी आया हुआ AR वगैरह में, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये आए हुए मैंने यहाँ पे ऐड किए, ठीक है, कम से कम इतने याद रख लेना। तो बैंगन की पूर्वज कौन सी होगी, सोलेनम इनकानम। इम्यून प्रजाति कौन सी, सोलेनम ओरिकुलेटम, ठीक है। और लिटिल लीफ प्रतिरोधी है सोलेनम सिसिम्ब्रिफोलियम, और तनाव फल छेदक प्रतिरोधी है सोलेनम खासियनम। और बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट कौन सी है, सोलेनम टोरम। तो ये इतनी हम याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई छोटी बात है ये, कोई छोटी मोटी चीज है क्या, फिर क्या बात कर रहा हूं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, अब हम पता है क्या पढ़ेंगे, सामान्य जानकारी। तुम्हारे में से पशु परिचय का पेपर बहुत बढ़िया किसके हुआ, जिसके सारी कौन है? नहीं मतलब कैसे यूं पेपर का थोड़ा ठीक थे लेवल, देखा तुमने पेपर यूं अच्छे थे। यही पैटर्न डब्ल्यू में भी रहेगा, क्योंकि उसमें 17 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा था, शायद 10 लाख बैठे, 10 लाख आ गया था कुछ देख रहे। तो पशु परिचय के अंदर भी देखो इतने सारे, तो हो सकता है किसी का सिलेक्शन तुम्हारे में से हो जाए, होगा तो वही। गणित गणित पढ़ते थे क्या तुम थोड़ी बहुत, गणित गणित क्या होता है, मतलब क्या, ये क्या होता है। तुम डब्ल्यू के बाद में ये मत बोल देना ये इंजीनियरिंग क्या होती है, ये क्या होती है, उस समय तुम नहीं बोल पाओगे, ठीक है। चले, बैंगन को काटो, बैंगन को काटेंगे तो थोड़ी देर बाद में भूरापन हो जाता है। एप्पल को काटने दो भी थोड़ी देर। एक्चुअली क्या है कि इनके अंदर जो फिनोल्स होता है, पॉलीफिनोलिक जो एसिड होती है, या फिर फिनोल्स होता है, फिनोलिक कंपाउंड है। ऐसे कई तरीके के कंपाउंड फ्रूट में ऑलरेडी पाए जाते हैं, कई तरीके के, जैसे फिनोलिक एसिड है या फिर पॉलीफिनोल्स है। इनके अंदर आयरन भी होता है एक्चुअली, जैसे बैंगन के अंदर 1% आयरन होता है, एप्पल के अंदर भी आयरन होता है। ये आयरन जो होता है, फिर क्या होता है, पॉलीफिनोल आयरन आपस में रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वहां पे एक एंजाइम भी काम करता है, कौन सा, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। कौन सा एंजाइम, ये रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे उस समय जब हम प्रिजर्वेशन वाला पोर्शन पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा चीजें खराब किस किस कारण से होती है, तो हल्का सा मैं उस समय आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी हम जो है यहाँ पर एक बार ये देख रहे हैं कि वैसे तो भूरापन दो प्रकार का होता है, फल सब्जी में भूरापन कितने प्रकार का होता है, दो। एक तो होता है एंजाइमेटिक, क्या होता है, एक तो जो एंजाइमेटिक होता है एंजाइम के कारण, जैसे कि ये मैं बता रहा हूँ एंजाइमेटिक। एक होता है नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। तो दो प्रकार की ब्राउनिंग होती है। इसमें तो एंजाइम के कारण ऐसा होता है, एंजाइम में जरूरी नहीं कि भाई खाली पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज ही हो, इसके अलावा पेरोक्सीडेज वगैरह और एंजाइम भी हो सकते। और इसके अंदर नॉन एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होती है, इसमें दो प्रकार की रिएक्शन हम पढ़ेंगे। एक तो है मिलार्ड रिएक्शन है, इसमें पढ़ते हैं जनरली कोर्स के अंदर, अपने इसमें सिलेबस में इतना है नहीं, लेकिन मिलार्ड रिएक्शन। एक होता है कार्मेलाइजेशन, कार्मेलाइजेशन में क्या, चीनी जल जाती, एंजाइम एंजाइम तो काम करते नहीं। जब आप किसी प्रोडक्ट को पका रहे हो तो चीनी जलने के कारण, क्रिस्टलाइजेशन होने के कारण बुरा बुरा हो जाता है बाद में, तो वो कार्मेलाइजेशन का है। मिलार्ड रिएक्शन के अंदर ये अच्छा वाला रिएक्शन है, इसके अंदर क्या कि कुछ प्रोटीन वगैरह जो होते हैं उनका रंग बदलता है, वो अच्छा भी होता है। जैसे बिस्किट बनाते हैं बेकरी इंडस्ट्री में, तो बिस्किट बनाते हैं, तो बिस्किट को जैसे आप पकाओगे तो फिर उसका कलर जो हल्का ब्राउन टाइप में हो जाता है। जैसे कॉफी होती है, कॉफी, तो कॉफी का भी कलर चेंज होता है, वो एक अच्छा है, वो मिलार्ड रिएक्शन के कारण होता है। तो दो प्रकार की जो है ब्राउनिंग होती है, एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक एंजाइम के कारण होती है, इसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जो बैंगन वाली ब्राउनिंग है उसमें एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ध्यान रखना।
तो यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। जब आप इसको काटोगे तो इसके अंदर जो ब्राउनिंग होगी वो ब्राउनिंग जो है रासायनिक अभिक्रिया के कारण होगा। बिल्कुल ये रासायनिक अभिक्रिया ही है, ध्यान रखना। बर्फ अगर पिघलता है, वो तुम्हारे क्वेश्चन था एक पेपर में, मैंने एक ही पेपर देखा था थोड़ा सा, वो किस किस ने दिया था पता नहीं, तुम्हारे सबके अलग अलग शिफ्ट में होंगे एक पेपर। तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का मतलब काटने पर जो भूरापन होता है उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है पीपीओ। क्या नाम है? पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। क्या है ये? पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। ध्यान देने की बात है, ये एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। ऑक्सीडेज, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, ये ध्यान देना, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, ये एंजाइम की प्रेजेंस में ऐसा होता है, ठीक है। जरूर नहीं कि एक ही एग्जाम हो, लेकिन एक ही एंजाइम हो, लेकिन मुख्यतः ये होता है। विटामिन बी भी अच्छा होता है बैंगन के अंदर, विटामिन बी, तो आप ध्यान रखेंगे विटामिन बी का भी ये स्रोत होता है। सफेद बैंगन के बारे में बड़ी चर्चाएं चलती कि भी सफेद बैंगन, सफेद बैंगन, तो सफेद बैंगन वास्तव में अच्छा होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए, जिनको शुगर की बीमारी हो जाती है गांव में, समझे, शुगर की बीमारी होगी है। हाँ मतलब शुगर की बीमारी में क्या होता है, कई बार फिर चूहे खा जाते हैं, मतलब चूहे जो होते हैं वो तो सफेद बैंगन होता है, इसमें होती है ये मधुमेह रोगियों हेतु उपयुक्त है। किसके लिए? मधुमेह रोगियों हेतु, यानी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटीज, डायबिटीज, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा क्यों होता है, उसके पीछे कारण है इसमें पाई जाने वाली पूफा एसिड। क्या है? पूफा एसिड, तुमने बहुत बार बार सुन रखा है, पूफा एसिड या पूफ एसिड के लिए, तो इस एक का मतलब एसिड ही है। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हमने कुसुम के अंदर, सूरजमुखी के तेल के अंदर पाई जाती है। तो ये क्या कि ये ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल होता है उसको कंट्रोल करती है। मुख्यतया जो पूफा एसिड है वो है लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक, लिनोलिक एसिड, और एक कौन सी है? लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक और लिनोलेनिक, लिनोलेनिक एसिड। तो हल्का हल्का हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अभी यहां से भी देखो प्रश्न आ रखा है, सबसे पहले तो यही प्रश्न आएगा कि सफेद बैंगन कौन से रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है, तो वो है डायबिटिक पेशेंट के लिए। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके अंदर कौन सी एसिड होती है? पूफा, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। प्रश्न आया रखा है गार्डन सुपरिंटेंडेंट के अंदर, उद्यान अधीक्षक के अंदर, कि निम्नलिखित में से कौन सी पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। उसमें ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, उसमें से आपको इन दोनों में से पहचानना है, लिनोलिक एंड लिनोलेनिक एसिड। समझ रहे हो क्या? ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है बीटी बैंगन का, बीटी बैंगन, बीटी बैंगन, ठीक है। देखो जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है हिंदुस्तान में, ट्रांसजेनिक क्रॉप, तो ट्रांसजेनिक क्रॉप का प्रचलन अभी खाली कॉटन का ही है, आपने पढ़ रखा कि 2002 में भारत सरकार ने कॉटन को, कपास को मान्यता दी खेती करने के लिए, बाकी बाकी किसी क्रॉप को मान्यता तो है नहीं। तो ये जो बीटी, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी बैंगन है, बीटी भिंडी है, बीटी मक्का है, ज्यादातर ये माइको कंपनी बना रही है। कौन बना रहा है? ये सब माइको कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, माइको। तो माइको कंपनी ने इसको भी बनाया। इसके अंदर जो जीन इनकॉर्पोरेट किया गया है, जीन, उस जीन का नाम है क्राई1एसी। क्या नाम है? क्राई1एसी। ये जीन कॉटन में भी डाल रखा है, इसके अंदर भी इनकॉर्पोरेट किया है। तो कंपनी ने बनाया, क्योंकि ये जो जीन होता है ये उसमें उस कीट को नहीं लगने देता। कौन सा? तना और फल छेदक। किसको नहीं लगने देगा? तना व फल छेदक प्रतिरोधी है ये बीटी बैंगन जो है, वो तना और फल छेदक प्रतिरोधी। मेरी बात को तुम समझ थोड़ी रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा। बीटी बैंगन जैसे है वैसे बीटी कपास है, बीटी भिंडी है, या बाकी बीटी या ट्रांसजेनिक क्रॉप है। मैंने कहा भाई किसी भी पौधे के साथ छेड़छाड़ जो कर रहे हैं उसके जीनोमिक मटेरियल के साथ में, जैसे कोई भी ये प्लांट है, ये प्लांट इस बार हम बैंगन को ले रहे हैं, इस बैंगन के पौधे के साथ में हमें पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तना और फल छेदक, तना और फल छेदक की बहुत प्रॉब्लम है। इसको निपटने के लिए ऐसा जीन
हमने इसके अंदर डाल दिया, जो जो है ऐसा प्रोटीन बनाता है जो जैसे इस कीड़े के पेट में जाएगा वो मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर इसका जो डीएनए है उसके अंदर हम लोग क्या भेजेंगे, ये जीन भेजने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, Cry1S। कैसे भेजेंगे, वही अपनी CRISPR-Cas9 टेक्निक जो लेटेस्ट बताई थी मैंने तुम्हें, बताया था ना CRISPR-Cas9। तो CRISPR-Cas9 टेक्निक से हम डीएनए की छेड़छाड़ करेंगे और डीएनए को क्या करेंगे, एक सेगमेंट डीएनए में से जीन इसके अंदर है बहुत सारे जीन, तो जीन को हमने जो है इस तरीके से सेगमेंट किया और वहां पे आपके काम का जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो काम का जीन है उसको यहाँ डाला और उसको जो है पौधे के अंदर पहुंचा दिया। ये प्रक्रिया जो है लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, ये कोई ऐसा नहीं भी तुरंत हो गया। हमें सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता, तुमने पढ़ रखा है, हालांकि अलग अलग टेक्निक, एक टेक्निक वो टीआई प्लाज्मिड वाली जो ज्यादा फेमस, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक बैक्टीरिया होता है, सोइल बैक्टीरियम, जिसकी वजह से वो बीमारी होती है क्राउन गोल्ड डिजीज, तुमने पढ़ रखा, क्राउन गोल्ड डिजीज होता है फ्रूट प्लांट के अंदर। कौन सा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो वो क्या है कि वो अच्छे वेक्टर का काम करता है। तो हम क्या करते हैं, पहले उसका प्लाज्मिड निकालते हैं अंदर से, किसी भी बैक्टीरिया की सेल के अंदर, बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा इस तरीके से जो प्लाज्मिड होता है उसको हम यहाँ से निकालते हैं और उसको निकालने के बाद में ये प्लाज्मिड था, इसको हमने बाहर निकाल दिया और इसको खोल के आप लोग जो देखोगे ये इसकी पूरी चेन है डीएनए वाली, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर क्या सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, इसके अंदर ऐसा कुछ है, मैं आपको एग्जैक्ट तो बता नहीं पाऊंगा, देखो लंबी चौड़ी कहानी है और मुझे जितनी जानकारी उतना ही बता पाऊंगा। अगर मुझे इतना ही पता होता तो मैं बायोटेक पढ़ा रहा होता, समझ लो क्या। तो अब एक आदमी को सब चीजें नहीं आ सकती, आ तो सकती है लेकिन फिर उसमें टाइम देना पड़ता है। तो अब ये हमने ये सॉइल से हमने जो इस ये वो आपका बैक्टीरिया है जो पौधों के अंदर क्राउन गोल्ड डिजीज क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसका हमने क्या करा, प्लाज्मिड जो है बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने तोड़ मरोड़ करके ये वाला जीन डाल के इस जीन की कॉपी तैयार करनी है, तो वापस हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो इसका काम ही होता है कॉपी बनाना, इस प्लाज्मिड का काम है, ऐसी बहुत सारी कॉपी बनेगी, बहुत सारे बैक्टीरिया बनेंगे, बहुत सारी कॉपी इसकी तैयार होगी अपने पास में। अब ये अपने पास में काम का जीन है पौधे के अंदर डालना, फिर हमने इसको क्या किया, प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे। अब प्लांट में जहां पे हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया है तो इसका काम क्या होता है कि वहां पर कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा तो बैक्टीरिया भी ये फैलेगा पहले। अब ये क्या कि इसने अपने डीएनए को प्लांट के अंदर पहुंचा दिया, फिर वहां जहां पर हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया वहां की सेल को निकाल लेते हैं हम लोग, टिश्यू, उसको टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम फिर नए पौधे तैयार कर लेते। ये ऐसे जो है प्रक्रिया लंबी चौड़ी है, मैंने इतना शॉर्ट में बताया, इतनी आसान भी नहीं। ये 12th के अंदर एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, 12th के अंदर अच्छे से बायो के अंदर दे रखा है, बायो वाले पेपर में, ठीक है, तुम्हारे नहीं है। तो बीटी बैंगन जो है उसमें कौन सा कीड़ा नहीं लगता, तना और फलछेदक। बीटी कपास के अंदर 4 कीट नहीं लगते मेन, अमेरिकन बॉलवॉर्म है, पिंक बॉलवॉर्म है, स्पॉटेड बॉलवॉर्म है और आपके जो है टोबैको कैटरपिलर है, ये चारों कीट उसके अंदर नहीं लगते। उसमें एक जीन और भी है, Cry1S, Cry2AB, वो जीन भी उसके अंदर काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो जेनेटिक जितनी भी फिर इस व्यंजन को हम लोग बीटी बोल रहे हैं क्योंकि हमने बेसिलस thuringiensis जो है उसका हमने ये जो है जीन उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। वो तो खाली क्या कर रहा था भाई, ये जीन तो हमने बेसिलस thuringiensis से निकाला है और ये जो ले जाने का काम कर रहा था वो एग्रोबैक्टीरियम था, मेरी बात को समझ रहे हो, वो वेक्टर है, उसको एग्रोबैक्टीरियम को हम लोग जो है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। हाँ, वो ले जाने का काम यार, ये कॉपी करने का काम उसका रहता है। तो अब यूं है कि भारत सरकार की जो कमेटी इसको अप्रूव करती है उसका क्या नाम, हमने एक बार पढ़ रखा, ये प्रश्न भी तुम्हारा आएगा, जैसे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार के अंडर में कई सारे मंत्रालय, उसके अंदर एक मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री है, मैं अभी बोल के लिखाऊंगा तुमको, ये लिखना है बाद में ना। इसके अंडर में एक कमेटी बनी हुई है, उसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी जो अनुमोदन समिति है, ये समिति फिर अप्रूव करने का काम करती है। अभी तक इसने खाली एक चीज को अप्रूव कर रखा है, वो क्या है, बीटी कॉटन। बीटी 2009 में बीटी कपास को भी इन्होंने क्या किया था, अप्रूव किया था, लेकिन किसानों का आंदोलन हुआ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तुम गड़बड़ कर रहे हो, आने वाले टाइम पे कुछ ही हो जाए, क्या हो जाए, तो फिर ऐसे सरकार ने वापस बैन लगा दिया बीटी बैन। छुपके अभी भी हो सकता है। अब तुम एक चीज को समझो कि ये कितना खतरनाक है, क्यों इसकी अप्रूवल की जो प्रक्रिया है भाई, इसकी ट्रांसजेनिक क्रॉप की आवश्यकता तो बहुत है, ट्रांसजेनिक
ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं उनकी आवश्यकता अभी आज के टाइम पे बहुत है, क्योंकि दिक्कत कौन सी है? फूड सिक्योरिटी। भाई है ही है, अरे है क्या नहीं भाई? फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा का मामला है। पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या आज के कुछ टाइम पहले कुछ और थी, आज 8 बिलियन से क्रॉस कर गई, यानी 8 अरब से ज्यादा हो चुकी है अभी जनसंख्या। ये पूरी दुनिया है, इसमें से कुछ देश ऐसे हैं, एक दो देश बदमाश है, उन वो अकेले ये काम कर रहे हैं ज्यादातर, ठीक है। एक तो इसमें से चाइना है और एक इसमें भारत है, ठीक है। तो ये दोनों फर्स्ट सेकंड रैंक पे यही है। 8 बिलियन में से लगभग जो है 2.4 प्लस 2.4 लगभग जो है कितना हुआ? 1.4 है सर, 1.4 और 1.4 जो है 2.8, टूटा फूटा 8 में से। दुनिया में 200 देश है, पता तुमको? 200 में से 200 देशों में जनसंख्या है 8 बिलियन, और ये दो देश मिलकर के लगभग 3 बिलियन तो यही कर दिया है। तो ये ठीक बात तो नहीं है, ठीक बात थोड़ी है। ये तो पूरी धरती का बैलेंस बिगाड़ने जैसा, कि अगस्त मुनि अगर धरती के उस हिस्से में चला गया तो धरती उधर झुक गई। तुमने पढ़ रखा है ना पहले वो ऋषि मुनि वाला मैटर। तो अब ये धरती इधर वास्तव में झुकी हुई, क्योंकि सारा गड़बड़ इधर ही, घोटाला पूरा पूरा इधर ही हो रहा है। अब एक्चुअली जब लोग पैदा करते रुक नहीं रहे तो उनको खिलाना भी तो पड़ेगा। तो फूड सिक्योरिटी का इश्यू आता है, लोगों को खिलाएं क्या। तो हम पहले तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही, तो आज ये दिक्कत आ गई कि जो क्रॉप इंप्रूवमेंट आप अलग अलग तरीके से कर रहे हो, वेराइटी नहीं डेवलप कर रहे हो, किसी में कीट नहीं लगना चाहिए, किसी में रोग नहीं लगना चाहिए, या फिर कोई आपका जो है ड्रॉट रेजिस्टेंट होना चाहिए, ऐसे कई प्रकार के गुण या न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ानी है वगैरह वगैरह। तो ट्रांसजेनिक तरीका सबसे अच्छा विकल्प। इसके थ्रू हम सीधे उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर सकते हैं, सीधे आप उस जीन को एडिट कर सकते हो। जैसे कोई भी प्लांट है, उसके जीन को आपने जो है एडिट करके इसमें गड़बड़ घोटाला करके जो है आप इस काम के जीन इसमें डाल दिए। परंतु अब इसके विरोध में, ट्रांसजेनिक क्रॉप के विरोध में कई सारे संगठन बन रखे जो इसका विरोध करते हैं। क्या ये तो गड़बड़ है मामला, आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। भाई प्रकृति जो बदलाव 1000 साल 2000 साल में कई सालों में होते हैं, वो बदलाव आप तुरंत कैसे कर सकते? जो जेनेटिक जो नेचुरल बैलेंस बनाते बनाते करता है वो आप ऐसे कर रहे हो। फिर वो क्या, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताते हैं कि इसके प्लस भी है तो माइनस। भाई इसका फायदा क्या है? फायदा ही फायदा। एक तो प्रोडक्शन बढ़ जाता, जैसे माना कि अभी एक सरसों की वैरायटी रिलीज की थी थोड़े दिन पहले, है ना, एक सरसों बनाई जिस सरसों का उत्पादन 25 से 30% ज्यादा है बाकी फसलों से। तो हमने प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हैं इसके थ्रू, हम रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित करें वगैरह वगैरह। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि आपने इस पौधे के साथ जो छेड़छाड़ की है ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है, कि भाई आने वाले टाइम पे इस पौधे के अंदर ऐसा कोई भी आपने बैक्टीरिया का जीन इसके अंदर डाला तो आने वाले टाइम पे जो खाने वाली चीजें हैं जो इंसान खा रहा है उसके अंदर जो परिवर्तन आएंगे उनके लिए जिम्मेदार कौन? तो सरकार कहती है कि भाई हमने इसके लिए पहले यूनिवर्सिटी में कमेटी बनाई, 10 साल तक अनुसंधान किया, 20 साल तक रिसर्च किया। जैसे एमपीयूटी के अंदर जो आपका जेनेटिकल मॉडिफाइड मक्का है उसके ऊपर ट्रायल लगता रहता है हर साल, तो वो प्रयोग करते हैं वास्तव में इसका कोई गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है, तो कई साल तक प्रयोग करते हैं और फिर इसको अप्रूवल दिया जाता है। इस कमेटी का काम। अब आपने प्रयोग किया, लेकिन आपने कोई 100 साल तक थोड़ी ना प्रयोग कर लिया भाई, आपने कोई 50 साल में थोड़ा, आपने तो खाली शॉर्ट टर्म में जुगाड़ करके प्रयोग कर लिया एक बार। तो इसके कुछ भी हो सकते हैं। पता चला कि जो बीटी बैंगन खा रहा है 10-20 साल से इस तरीके से रेगुलर खा रहा है उसके अंदर नपुंसकता आ गई। नपुंसकता आ सकती भाई, चेंज कुछ भी हो सकता है। तो अगर अंदर इसको अलाउ कर दिया, भारत के सब लोग बीटी बैंगन खा रहे हैं, अब लगभग पता चला कि सब में नपुंसकता आ गई, अब जनसंख्या आगे बढ़ नहीं रही, तो पूरा देश खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद में। इसके अलावा भी कई प्रकार एलिलोपैथिक इफेक्ट पता चला कि इस प्लांट में ऐसा चेंज हो गया कि ये अपने आसपास किसी भी पौधे को होने नहीं देता। अब ये जहां पौधा हो गया एक बार, वहां कोई दूसरा प्लांट नहीं हो सकता। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी जो परिणाम है वो कुछ भी हो सकते हैं, इसीलिए ये इतना सारा है। अब प्रश्न तुम्हारे क्या आएगा मैं बता देता हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का काम जेनेटिक या ट्रांसजेनिक जो क्रॉप्स होती है उनको अप्रूव करने का, अनुमोदित करने का है। ये कौन से मंत्रालय के अंडर में काम करती है? पहले ऑप्शन में आएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो कि नहीं है। आपको इसमें करना पड़ेगा कि वन मतलब पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो आपको ये बाद में लिखना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कौन से मंत्रालय के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज, ऐसे कर देना। इसका एग्जैक्ट नाम भी मैं लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? क्या हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं सामान्य जानकारी में।
बैंगन, ये कहानी बहुत लंबी चलती, मैंने तो तुमको शॉर्टकट में निपटा दिया आज। हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है अपने सिलेबस का, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज है। बैंगन का बैंगनी रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? अच्छा, बैंगन के अंदर कड़वाहट किसके कारण होती है? कड़वाहट या इसमें जो विषैला तत्व है वो कौन सा है? वो विषैला तत्व है ग्लाइको एल्केलॉइड या सोले सोडिन। सोले सोडिन, जो कि एक प्रकार का क्या है? ग्लाइको एल्केलॉइड। ग्लाइको एल्केलॉइड। तो इस प्रकार से आपको इतना सा हल्का फुल्का ध्यान रखना है, पहले पढ़ा हुआ ये। बैंगन में कौन सा परागण होता है? बैंगन में होता है बहुधा पर परागण। बहुधा पर परागण होता है, यानी ऑफन क्रॉस पोलिनेशन होता है। ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। बैंगन एक प्रकार का डे न्यूट्रल प्लांट है, दिवस निष्प्रभावी पौधा। तो ये सभी बेसिक सी बातें हैं, कोई खास नहीं। तुम्हारे डबल में ये प्रश्न आ गया विषैला तत्व कौन सा होगा, तो कर लो, क्योंकि ऐसा आया हुआ पहले, ये आता रहता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये आता रहता पहले। अब हम इसकी सोइंग की बात करें, सोइंग का मतलब बुआई। अब इसकी बुआई की बात करें तो देखो, ऐसा बुआई में थोड़ा सा यूं है कि इसको अलग अलग सीजन में हम लगा सकते हैं, साल भर लगा सकते हैं। तो अगर आप इसको बारिश के मौसम में लगा रहे हो तो आपको नर्सरी पहले ही तैयार करनी पड़ेगी, और लगभग मई के महीने तक आपको खेत में ट्रांसप्लांट कर देंगे। ऐसा 12वीं किताब में लिखा हुआ कि अप्रैल मई में आपको इसको खेत में लगा देना। समझ पा रहे हो इस बात को? तो वो नर्सरी कब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऐसा भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है। जैसे कोई बारिश के मौसम वाली क्रॉप है तो लगभग 2-1 महीने पहले तो नर्सरी तैयार करते हैं। तो ऐसा दिमाग में हमेशा ही रखना कि भाई नर्सरी तैयार करने का जो समय है, नर्सरी में बीज बोने का समय 2-3 महीने एक्स्ट्रा चलता है पहले से एडवांस, ठीक है ना, और उसके बाद में हम खेत के अंदर लगाते हैं। तो ये हल्का हल्का सा आइडिया रखना। तो इसको साल भर लगा सकते हैं, तीनों ऋतुओं में, ठीक है, वर्ष भर। अब आप लोग इसकी बीज दर याद रखो, सीड रेट। सीड रेट, तो इसकी जो सामान्य किस्में है वो सीड रेट तो 400 से 500 ग्राम है। तो जो सामान्य किस्में हैं उसकी बीज दर कितनी है? 400 टू 500 ग्राम। इसकी संकर किस्मों की बीज दर कितनी है? तो इसकी जो संकर किस्में हैं वो सीड रेट है लगभग 150 से 200 ग्राम। ज्यादातर केस में 2 kg नहीं। अरे kg नहीं होगा वाह भाई, ऐसे kg हो जाएगा तो फिर तो ऐसे गजब हो जाएगा मामला। ये 150 से 200 ग्राम। उसकी भी इतनी थी टमाटर की। टमाटर की भी, ये तो बैंगन की तो 12वीं में देने रखी है हाइब्रिड वाली। 12वीं की जो बुक है 11वीं की, उसके अंदर यही दे रखा है खाली, ये इतनी बीज दर। लेकिन पहले ये एग्जाम आया हुआ, काफी सारे एग्जाम के अंदर ये बीज दर पूछी हुई। तो 150 से 200 ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात हम कर रहे थे, ये ठीक है। अब इसके कुछ रोग वगैरह भी हैं जो कि आप लोग बाद में मेरे साथ में लिख लोगे तो भी चलेगा। अभी एक बार हम क्या करेंगे, हाल ही की नई शाखा पर फलन शुरू नहीं हुआ है, पर बूटीदार से नया पौधा तैयार करने पर उस पौधे पर फल चालू रहेगा या लेट शुरू होगा? हाल ही की नई शाखा, ठीक है, पर फलन शुरू नहीं हुआ है। अगर कॉलेज में पीडीसी हो तो उससे काम हो जाता है क्या डबल एओ में? हाँ, पीडीसी से काम हो जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे तुमको डिग्री लानी पड़ती डबल एओ में। भाई पीडीसी देंगे वो तो, डिग्री तो यूनिवर्सिटी देगी तब देगी, सही नहीं? तो पीडीसी से काम चल जाएगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो। अगर तुम फर्जी नहीं हो ना तो तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम वास्तव में तुमने कोई फर्जी डिग्री नहीं कर रखी है तो तुम्हारे कागज कम है ज्यादा है वो वहां पे सब चल जाता है। लेकिन तुम अगर फर्जी तुमने कर रखा है कहीं से इधर उधर से तो फिर दिक्कत है। हाँ, मतलब ऐसे डिग्री फर्जी है या फिर आपने ऐसी यूनिवर्सिटी से कर रखी है जो मान्यता प्राप्त नहीं है, आप थर्ड ईयर में हो, आपने फॉर्म भर दिया है, तो ये ऐसे तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है, चाहे 2025, 26, 27 कभी भी पेपर हो। आगे बढ़े। अब मेवाड़ का वो तो देखो कागज तो ही तुम्हें पता है।
हाँ तो हो सकता है। ये प्रजातियां खास है, इनको लिखो, ठीक है। देखकर शाबाश। अब लिख लिया सबने। सर आलू सिलेबस में नहीं है। देखो आलू ऐसी फसल है जो सिलेबस में होवे नहीं होवे प्रश्न तो आएगा वहां से। कुछ फसलें ऐसी होती है तो वो आलू से आ जाता है प्रश्न, और आलू से पहले भी आ रखे हैं प्रश्न। करंट अफेयर्स पढ़ना चालू कर दो अब। करंट अफेयर थोड़ा 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 पढ़ो उसको। रोज का आधा घंटा करंट अफेयर्स पढ़ो, टाइम टेबल बनाओ बढ़िया, जल्दी उठो सुबह। अभी देखो कैसे लड़कों का सिलेक्शन हुआ सुपरवाइजर में, छोटे छोटे से। वो 18 साल की एक लड़की, उसके 18 साल होते वो सुपरवाइजर में हो गया। है बुरा लगा मतलब, तो लगेगा ही बुरा। लेकिन 18 साल में की नौकरी लगने का कोई मतलब नहीं है। देखो पढ़ाई पूरी नहीं होती उससे पहले नौकरी लगने की ठीक नहीं रहता। मैं भी लग गया था, उसी उम्र में लग गया था, लेकिन यूं है ठीक नहीं रहता है। लेकिन अब क्या है कि अपने एक्चुअली क्या अपने को डर बहुत रहता है, अपने को अंदर से आत्मविश्वास नहीं रहता कि हम और भी भविष्य में कोई दूसरी नौकरी लगेंगे क्या क्या। तो इसलिए जो पहले लगती है वो ठीक है, डन यूं रहता। और फिर कंपटीशन इतना है कि क्या ही पता रहता है। और फिर क्या किसी की भी व्यक्ति की जो क्षमता होती है ना, जैसे तुम्हारा कईयों का लेवल है, हो सकता है तुम्हारा आईएएस आरएस बनने का हो, लेकिन तुम्हारा अब जो है, अभी तुम एक बार जब तक नौकरी में नहीं लगोगे तो अंदर से तुम्हें बाद में रियलाइज होता है कहीं कि यार मेरा तो लेवल है क्या। तो वो धीरे धीरे ऐसे एक्सप्लोर होता है पोटेंशियल जो होता है। सिसिम्ब्री फोलियम, सिसिम्ब्री फोलियम है, लीलियम लिख दिया जाए यहाँ। इसको फोलियम लिखना बेटा, ये फोलियम ही लिखा। ये पशु परिचय का पेपर दिया, तुम सोए नहीं इसलिए तुमको लीलियम दिख रहा है यहाँ। ये यहाँ पे फोलियम है, ठीक है, फोलियम। ओले ये यहाँ पे सिसिम्ब्री फोलियम है, ठीक है ना, सिसिम्ब्री फोलियम, सिसिम्ब्री फोलियम। बार बार पढ़ने से ऐसे याद हो जाएगा। सिसिम्ब्री फोलियम, सिसिम्ब्री फोलियम। पिम्पिनेली फोलियम, टमाटर में करंट टोमेटो। सुपरवाइजर की भर्ती भी साथ में ही आने वाली है ऐसा कह रहे हैं। अभी नहीं आएगी, थोड़े दिन में आएगी, लेकिन आएगी तो, क्योंकि एग्जाम की डेट तो पहले आ गई, इसका मतलब भर्ती तो आएगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि एग्जाम डेट पहले आ गई, भर्ती का पता ही नहीं है। चलो शाबाश। चला
मेरे साथ वाले दोनों लग गए, मैंने कहा था ना, दोनों असिस्टेंट अपने, वो दिनेश और वो नवल। दिनेश कुमावत अच्छा लड़का है, वो बहुत मेहनती है। यहाँ दिनेश कुमावत नहीं, एक लड़का बीकानेर वाला, अपने उदयपुर का ही है वो। उसकी हालत बहुत मतलब ऐसी थी पारिवारिक उसके, बहुत तो 2 साल से उसके में ढाढ़स बंधा रहा कि इस बार तो तेरा होगा ही, ये बहुत टाइम से बोल रहा है और वो बहुत मेहनत करे, उसका होना ही था। बहुत मेहनती था लड़का। ऐसे मेहनत करते हैं उनका हो जाता है ना, तो फिर यूँ अच्छा लगता है। कई लग गए, कई मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने हॉर्टिकल्चर पढ़ा इसलिए हो गया, ऐसे भी कर रहे हैं। हालांकि वो तो कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, भाई हॉर्टिकल्चर सही हुआ है, वो तो उनका सभी सब्जेक्ट पढ़ने से हुआ होगा, खैर ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो सब टीचर को कर रहे होंगे सर आपने हिंदी पढ़ाई इसलिए हो गया, आपने जीके पढ़ा इसलिए हो गया, आपने एग्रोनॉमी पढ़ा इसलिए हो गया। तो मैं उसको दिल पे नहीं ले रहा ज्यादा क्योंकि मुझे पता है, लेकिन मैं भी चलो ठीक है, बात कह तो रहे कम से कम। लेकिन यूँ भी करें सर आपके हॉर्टिकल्चर के 20 में से 19 सही है, 20 में से 18 सही है, ऐसे वाले हैं, तो अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूँ तुम्हारा भी हो जाए डबल 125 के 125 इधर से हो जाए, अगले दिन जांच कमेटी हो जाए, एक कोचिंग से इतने कैसे हुए, पकड़ के आ जाए, फिर जांच वांच करे तो उनको पता ही नहीं चलता है। और क्या, माइक चालू करके ही तो बोल लेकिन भावनाओं मत बहना। देखो मेरे सुपरवाइजर में कई लड़कों के से मैसेज आते थे कि सर वो 10 लाख ले रहा है, सेटिंग करवा दूं क्या पेपर एग्जाम में, वो 5 लाख रुपए ले रहा है, वो कह रहा है कि पेपर आ जाएगा, ऐसा करा दो। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे किसी चक्कर में मत पड़ो, धन और धर्म दोनों से डूब जाओगे। अब शादी की उम्र हो रही है, पता चला जेल में निकलने वाले आने वाले 10 साल, वापस आओगे तब तक गड़बड़ हो जाएगा मामला, फिर कुछ नहीं हो सकता, सही नहीं। इसलिए क्या है कि ऐसा कोई अपने को नहीं करना है। डन। अपने उस समय सुपरवाइजर में भी ये लेवल मेंटेन किया था, तुम्हें पता है क्या था ना, देख लो डबल में भी वही हो रहा है, क्योंकि इसके अलावा है नहीं बताने लायक एक्स्ट्रा फालतू चीजें थी। फिर तो वो रिसर्च का मामला पूरा, हमने डबल में भी मैंने इस लेवल से ही पढ़ाया था लगभग लगभग, कुछ कुछ चीजों को छोड़ देते, कुछ नई चीजें डाल रहा हूँ नहीं डाल रहा। आम की वो 2 किस्में नई कौन सी डाली बताओ, एक तो पूषा दीप सिखा और एक थी अर्का सुप्रभात। हाँ अर्का सुप्रभात, ये 2 नए संकरण की जिसमें ऐड किए, जहाँ जहाँ आवश्यकता लग रही है वहां कर रहे हैं अपडेट। ओके गाइस, तुम्हारी डब्ल्यू की टेस्ट सीरीज भी आएगी जब भी, उस समय भी अगर टाइम मिलेगा तो पेपर अच्छे बनाएंगे अपन, ठीक है। उस समय मैं पुराने और वापस सारे पेपर देख के बनाता हूँ। मैं जब टेस्ट सीरीज बनाता हूँ तो उस समय जो उस पेपर के जितने भी पुराने प्रीवियस ईयर पेपर है उनको सामने रखता हूँ और उस पैटर्न को कॉपी करता जाता हूँ और उस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाता रहता हूँ, ताकि उससे थोड़ा फायदा होगा। इसलिए छूटा नहीं था, इतना धीरे में मत लिख। मंत्रालय का तो लिखा रहा हूँ ना अभी। मंत्रालय का नाम तो कहीं भी कोने में लिख लेना साइड में, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिखो, वो छूटा तो नहीं था पहले वाला। इसकी फुल फॉर्म लिखो ऊपर कोने में, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। पहले ये अप्रूवल नाम था, अब 2019 के बाद इसका नाम अप्रेजल हो गया, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी।
जेनेटिक यानी GENETIC, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ENGINEERING, इंजीनियरिंग। अप्रेजल, APPRAISAL, अप्रेजल। कमिटी, COMMITTEE, COMMITTEE, कमिटी। कमिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती तुमको, मेरे को पता है। COMMITTEE, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। मैंने सही लिखा क्या? पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता। बताओ, देखिए गलती निकालो। तुम्हारे में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने 4 साल तक कंटिन्यू इंग्लिश में ही पेपर दिया है? BSc का इंग्लिश में दिया, फिर गलती बताओ, कमिटी लिखा उसको। सही लग रहा? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल, इसके नीचे मंत्रालय लिख लो फिर कोष्टक में, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। मंत्रालय लिखो नीचे ब्रैकेट में। मिनिस्ट्री ऑफ, मंत्रालय लिखना जरूरी, एक प्रश्न वही आएगा कि ये कमिटी कौन से मंत्रालय के अंडर में है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री MINISTRY, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ENVIRON, एनवायरनमेंट MENT, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज। अर्थात आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति या मूल्यांकन समिति, और इस मंत्रालय का नाम है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये याद रखना, ये एग्जाम में अभी CUET PG में भी आया इस साल, और मैं पिछले 4 साल से लड़कों को ये बात बता रहा हूँ हर बैच में। ठीक है, अच्छा, सबने लिख लिया था? अब आगे लिख लो फटाफट, 1 मिनट, क्योंकि छूट जाए तो हाथ खड़ा करना, वापस लिखवा दूं। बैंगनी रंग, हाँ यही तो, बैंगन का जो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग, वो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। ये लिखो, फिर नोट करके एक लाइन बोलता हूँ। यस सर। $150 से 200 ग्राम पर हेक्टर, बीज दर हमेशा प्रति हेक्टर ही होती है जनरली। तुम उस दिन क्या पूछ रहे थे, मैं तो भूल गया, अभी ये 2-3 दिन पहले कोई बात निकली थी ना कुछ, तो कोई बात, लिख के दे देना पर्ची पे, है ना। रॉयल में सिस्टम नहीं है, वो कोई डाउट हो तो लिख के देना पर्ची। सभी ने लिख लिया होगा, तो आराम से अच्छे से इसको लिखो। बाकी तुम अच्छा पढ़ रहे हो, कोई समस्या नहीं है, ये अच्छा है। तारीख बताओ, देखे 04/12/2024।
कल कुछ पढ़ के आओ वापस। नहीं, पुराने पेपर भी देखो डबल ओक। क्या क्या सोच रहे हो? मैं कह रहा हूँ कल पढ़ के आओ और पुराने पेपर भी देखो।